हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, WBCHSE क्लास 12th सेमेस्टर 4 के एग्जाम्स अब काफ़ी नज़दीक हैं और इस समय ABTA टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के पेपर्स को बहुत अच्छे से कवर किया था, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण सेट को सॉल्व करेंगे। मैंने इन आंसर्स को बिल्कुल वैसे ही तैयार किया है जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। हम 3, 4 और 8 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में टॉपर की तरह आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले खंड अ को देखते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 3 अंक के होते हैं और इसमें एक खास बात यह होता है कि इसमें आप क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। तो चलिए पहला सवाल से शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा, जो अथवा करके दिया है उसको भी। तो आंसर को देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल और उसमें इस्तेमाल होने वाले कारतूस थे। पहला कारण चर्बी वाले कारतूस था। सैनिकों के बीच ये खबर फैल गई थी कि नई राइफल के कारतूसों के खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। और दूसरा कारण था धार्मिक हस्तक्षेप। इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सैनिकों को लगा कि ब्रिटिश सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। तीसरा कारण था विद्रोह की शुरुआत। इसी के विरोध में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जिसने पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। देखिए, यहां इस क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। अब चलिए अथवा वाला क्वेश्चन को भी देखते हैं। सवाल है, धार्मिक कारकों ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विरोध करने के लिए कैसे प्रेरित किया? इसका उत्तर ये हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन की कुछ धार्मिक नीतियों ने भारतीयों के मन में असुरक्षा पैदा कर दी थी। देखो, आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन सबसे पहले करना है जो इजी लगे, ओके? तो इसका पहला कारक ईसाई मिशनरियां थीं। मिशनरियों द्वारा व्यापक स्तर पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना और जेलों में साझा भोजन व्यवस्था ने भारतीयों को डरा दिया। दूसरा सामाजिक सुधार कानून, सती प्रथा का अंत जो कि 4 दिसंबर 1829 को हुआ, और विधवा विवाह कानून 1856 में जैसे सुधारों को रूढ़िवादी भारतीयों ने अपने धर्म और परंपराओं पर सीधा हमला माना। फिर तीसरा कारक है लेक्स लोकी कानून 1850 में। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को भी उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया, जिसे हिंदुओं ने अपने धार्मिक नियमों के खिलाफ माना। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर, सेफ्टी वॉल सिद्धांत का विचार लाला लाजपत राय ने दिया था। इसकी मुख्य धारणा थी, इस सिद्धांत के अनुसार A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए करवाई ताकि 1857 जैसे एक और बड़े जन विद्रोह को रोका जा सके। ओके? इसका मकसद भारतीयों के बढ़ते हुए असंतोष और गुस्से को एक शांतिपूर्ण मंच यानी प्लेटफॉर्म प्रदान करना था, जहां वे अपनी बातें कह सकें। इसमें अंग्रेजों का लाभ, ये संस्था एक सुरक्षा वॉल्व की तरह काम करती जो ब्रिटिश साम्राज्य पर आने वाले किसी भी बड़े राजनैतिक खतरे को भाप बनकर उड़ा देती। कहने का मतलब है शांतिपूर्ण बना देती। ओके? अब अथवा वाला क्वेश्चन को देखो। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है और क्यों? इसका उत्तर है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर कहा जाता है। इसका कारण था, उन्हें उनकी निडरता, उग्र देशभक्ति और पंजाब में ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके कड़े विरोध के कारण ये उपाधि दी गई थी। इनका नेतृत्व, वे लाल बाल पाल की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का हिस्सा थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और साइमन कमीशन के विरोध में अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी गर्जना और प्रभावशाली नेतृत्व के कारण उन्हें पंजाब का शेर माना जाता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गण परिषद यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने संविधान सभा क्या है? इसका उत्तर ये है कि गण परिषद या संविधान सभा वो संस्था थी जिसे भारत का संविधान लिखने के लिए गठित किया गया था। इसका गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। इसकी संरचना, इसमें विभिन्न प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। इसका मुख्य कार्य स्वतंत्र भारत के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार करना था, जिसे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। ओके? अब अथवा वाला क्वेश्चन को देखो। संविधान निर्माण में गण परिषद की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति ने
कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका उत्तर है ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका नेतृत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसका प्रारूप तैयार करना, इस समिति ने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल एक व्यवस्थित मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया। अब इसकी समीक्षा को देखो। समिति ने संविधान के हर एक अनुच्छेद पर गहन चर्चा की और जनता व अन्य सदस्यों के सुझावों को शामिल कर उसे अंतिम रूप दिया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, जो बहुत अच्छा है। पूर्वी पाकिस्तान में 21 फरवरी 1951 से 29 फरवरी 1956 के बीच भाषाई आंदोलन के विकास को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, ये कालखंड भाषा आंदोलन के उत्कर्ष का समय था। 21 फरवरी 1952 इसे भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रदर्शन किया। पुलिस की गोलीबारी में बरकत और रफीक जैसे छात्र शहीद हुए, जिससे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इसका राजनीतिक प्रभाव, इस शहादत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद की नींव रखी और 1954 के चुनावों में मुस्लिम लीग की करारी हार हुई। इसकी संवैधानिक मान्यता, निरंतर संघर्ष के बाद 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान में बांग्ला को उर्दू के साथ आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। अब अथवा वाला क्वेश्चन को देखो। 1971 के पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि क्या थी? उत्तर है, 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि में कई गहरे कारण थे। इसका पहला कारण है भाषाई और सांस्कृतिक भेदभाव। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू थोपने और बंगाली संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश। इसका दूसरा कारण है आर्थिक शोषण। पूर्वी पाकिस्तान के जूट और अन्य संसाधनों से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान के विकास पर खर्च किया जाता था। तीसरा कारण था 1970 के चुनाव। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने उन्हें सत्ता सौंपने के बजाय पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाकर भीषण नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुक्ति संग्राम शुरू हुआ। एक और खास बात, मैंने आप सभी की सुविधा के लिए इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन 4 अलग-अलग लैंग्वेजेस में तैयार किया है। चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी के ऑर्गेनाइज्ड पीडीएफ फाइल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अपनी भाषा में पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इससे आपको एग्जाम के समय रिविजन करने में बहुत आसानी होगी। अब चलिए खंड ब यानी सेक्शन बी पर। इसमें लघु उत्तरीय और संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन हैं, जो 4 अंक का होगा। तो पहला सवाल ये है, भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम 1858 यानी एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 की शर्तों और महत्व का उल्लेख करें। उत्तर है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने यह अधिनियम पारित किया, जिसमें पहला शर्त था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी के हाथों में चला गया। दूसरा शर्त था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भारत के लिए एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। तीसरा था वायसराय, यानी गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, इसका महत्व क्या था? इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया और भारत में एक जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने की कोशिश की। अगला सवाल है अथवा वाला। 1857 के विद्रोह में भारतीय क्यों असफल रहे? इसका उत्तर है, असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। इसमें पहला है सीमित प्रभाव। ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण भारत और पंजाब बड़े पैमाने पर इससे अछूते रहे। दूसरा कारण था नेतृत्व का अभाव। क्रांतिकारियों के पास कोई एक केंद्रीय नेता या ठोस योजना नहीं थी। तीसरा कारण था संसाधनों की कमी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार जैसे टेलीग्राफ, रेल थे, जबकि भारतीयों के पास पुराने हथियार थे। और चौथा कारण गद्दारी था। कई देशी रियासतों और जमींदारों ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचालन के पहले 2 दशकों यानी 1885 से 1905 में इसकी आर्थिक और प्रशासनिक मांगें क्या थीं? इसका उत्तर है, इस काल को नरमपंथी चरण कहा जाता है। इनकी मांगें थीं, तो इसकी प्रशासनिक मांगें थीं, पहली विधान परिषदों का विस्तार और उनमें भारतीयों की भागीदारी। दूसरा था आईसीएस परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ आयोजित करना। इसकी आर्थिक मांगें थी, पहला भारी लगान यानी लैंड रेवेन्यू में कमी करना। दूसरा सैन्य खर्च में कटौती और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
तीसरा था धन के निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकना। अब अथवा वाला क्वेश्चन को देखो। सवाल है, लालजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये लाल बाल पाल के रूप में क्यों प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है, ये तीनों नेता कांग्रेस के गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट्स के स्तंभ थे। इसका प्रसिद्धि का कारण था, इन्होंने प्रार्थना के बजाय स्वराज और सक्रिय प्रतिरोध की वकालत की। इसका योगदान, तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, लाला लाजपत राय ने पंजाब में स्वदेशी का प्रचार किया और पाल ने बंगाल में क्रांतिकारी चेतना जगाई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इनकी त्रिमूर्ति ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद का संचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को कैसे बदल दिया? इसका उत्तर है, गांधी जी के आगमन ने आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया। सत्य और अहिंसा, उन्होंने अहिंसक विरोध के नए तरीके यानी सत्याग्रह पेश किए। इसमें आम जन की भागीदारी, उन्होंने केवल बुद्धिजीवियों तक सीमित राजनीति को किसानों, मजदूरों और महिलाओं तक पहुंचाया। रचनात्मक कार्य, खादी, छुआछूत का विरोध और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देकर उन्होंने समाज को भीतर से मजबूत किया। अब अथवा वाला को शॉर्ट नोट से समझो। मास्टर दास सूर्यसेन, वे बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। उन्हें प्यार से मास्टर दा कहा जाता था। अब भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। लाहौर षड्यंत्र और असेंबली बम कांड उनके साहस का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व शांति बनाए रखने में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम, शॉर्ट में इसे नैम भी कहते हैं, इसकी भूमिका का आकलन करें। इसका आंसर होगा, शीत युद्ध के दौरान नैम ने शांति दूत की भूमिका निभाई। इसकी तीसरा मोर्चा, इसने नव स्वतंत्र देशों को अमेरिका या सोवियत संघ के गुट में शामिल होने से बचाकर युद्ध की संभावना कम की। इसका मध्यस्थता, नैम देशों ने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। साम्राज्यवाद का विरोध, इसने विश्व स्तर पर उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण क्या थे? इसका उत्तर है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण है पूर्वी पाकिस्तान का दमन, पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली जनता पर किया गया अत्याचार। फिर दूसरा कारण है शरणार्थी संकट, लगभग करोड़ शरणार्थी भारत आ गए जिससे भारत पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। फिर शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी, निर्वाचित नेता को जेल में डालना और लोकतंत्र की हत्या करना। और आखिरी है हवाई हमला, पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरफील्ड्स पर अचानक किया गया हमला। अब अथवा वाला क्वेश्चन को देखो। 1971 के भारत पाक युद्ध के परिणाम क्या थे? इसका उत्तर है, इसका पहला परिणाम बांग्लादेश का उदय था। विश्व मानचित्र पर एक नए स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। फिर सैन्य आत्मसमर्पण, पाक जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। फिर शिमला समझौता हुआ। 1972 में दोनों देशों के बीच शांति के लिए शिमला समझौता हुआ। अब चौथा परिणाम भारत की शक्ति है। भारत दक्षिण एशिया में एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। अब सेक्शन सी को देखो। पहला प्रश्न है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? इस संस्था के उद्देश्य और कार्यक्रम क्या थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 3 सवाल हैं। पहला है 2 मार्क्स के लिए, फिर 3। ओके, चलिए आंसर को देखते हैं। इसकी प्रस्तावना है, बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। अनुशीलन समिति इसी काल की सबसे प्रमुख और प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना 1902 में हुई थी, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्थापक यानी फाउंडर्स, अनुशीलन समिति के मुख्य संस्थापक प्रमथनाथ मित्र यानी पीएन मित्र थे। इनके साथ सतीश चंद्र बसु ने इसे संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में जतेंद्रनाथ बनर्जी और बरेंद्र कुमार घोष यानी अरविंद घोष ने इस संस्था को एक उग्र क्रांतिकारी विचारधारा प्रदान की। संस्था के उद्देश्य हैं, समिति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला है सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वराज। समिति का प्राथमिक लक्ष्य ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन को भारत से बलपूर्वक उखाड़ फेंकना और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। फिर दूसरा है युवाओं का मानसिक व शारीरिक विकास। युवाओं को इस तरह तैयार करना कि वे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से न डरें। तीसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार करना और ब्रिटिश आर्थिक तंत्र को चोट पहुंचाना। अब इसकी कार्यक्रम को देखो। अनुशीलन समिति ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की थी। इसमें शारीरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण था। समिति ने पूरे बंगाल में अखाड़ों का जाल बिछा दिया था। यहाँ युवाओं को लाठी चलाना, तलवारबाजी, कुश्ती और निशानेबाजी सिखाई जाती थी ताकि वे प्रत्यक्ष संघर्ष के लिए तैयार रहें। और गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां थीं। यह एक गुप्त संस्था थी जो बम बनाने और हथियार इकट्ठा करने का काम करती थी। मानिकतला, कोलकाता में इन्होंने एक गुप्त बम कारखाना भी स्थापित किया था। फिर साहित्यिक एवं वैचारिक प्रचार।
समिति ने युगांतर और संध्या जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। वे क्रांतिकारियों के बलिदान की कहानियां सुनाकर युवाओं में देशभक्ति की ज्वाला भड़काते थे। ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाना। दमनकारी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना इनके कार्यक्रम का एक हिस्सा था, ताकि प्रशासन में डर पैदा किया जा सके। अब निष्कर्ष को देखो। अनुशीलन समिति ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में क्रांतिकारी चेतना का संचार किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कानूनों के माध्यम से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस संस्था द्वारा बोए गए राष्ट्रवाद के बीज ने आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। अब थोड़ा उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए टॉपर टिप्स को देखो। पहला है फ्लो चार्ट का प्रयोग। उत्तर के बीच में संस्थापकों के नाम या मुख्य उद्देश्यों का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएं। दूसरा है महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करें, जैसे प्रमथनाथ मित्र, 1902, युगांतर, सशस्त्र क्रांति आदि को पेन से अंडरलाइन करें। तीसरा है स्पष्टता। हर नए पॉइंट के लिए एक लाइन छोड़ें। अब अथवा वाला क्वेश्चन को देखो। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? भारतीयों ने इस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? इसमें 2 सवाल हैं, एक 3 और एक 5 मार्क्स का। इसका उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में और नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इसमें भारतीयों की प्रतिक्रिया। उपाधियों का त्याग। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि विरोध स्वरूप वापस कर दी। राष्ट्रव्यापी आक्रोश। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा नफरत और गुस्सा भर गया। गांधी जी का रुख। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी सरकार कहा और असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की नींव रखी। क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि। इस हत्याकांड ने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सीधी चुनौती दी। एकता का संचार। इस त्रासदी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, क्योंकि दोनों समुदायों ने मिलकर इस जुल्म का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1945 से 46 में आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के जवानों के मुकदमे पर भारतीयों ने कैसी प्रतिक्रिया दी? भारत के इतिहास में इसके महत्व का आकलन करें। इसका उत्तर है मुकदमे पर प्रतिक्रिया। जब दिल्ली के लाल किले में कर्नल सहगल, जनरल ढिल्लों और मेजर शाहनवाज खान पर मुकदमा चलाया गया तो पूरा भारत उनके समर्थन में उठ खड़ा हुआ। सड़कों पर विरोध। लाल किले से आई आवाज सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज के नारों के साथ देश भर में प्रदर्शन हुए। कानूनी मदद। कांग्रेस ने उनकी पैरवी के लिए आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई, जिसमें भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े वकील शामिल थे। सेना में विद्रोह। इस मुकदमे ने रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को प्रेरित किया, जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। इसका भारत के इतिहास में महत्व। सांप्रदायिक एकता। इस मुकदमे के दौरान हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समुदायों ने एक साथ मिलकर आईएनए का समर्थन किया, जिसने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को विफल कर दिया। सशस्त्र बलों का राष्ट्रवाद। पहली बार ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर राष्ट्रवाद की लहर देखी गई, जिससे अंग्रेजों को एहसास हुआ कि वे अब अपनी सेना के दम पर भारत पर शासन नहीं कर सकते। स्वतंत्रता की निकटता। आईएनए के मुकदमे ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि वे सत्ता हस्तांतरण और भारत को आजाद करने की प्रक्रिया को तेज करें। मैंने तीनों विकल्पों को हल कर दिया है ताकि आप अपनी पसंद का उत्तर चुन सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के हिस्ट्री एबीटीए पेपर का पूरा सल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट्स को कैसे लिखना है और आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हिंदी सॉल्यूशन वाला पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम एक और नए सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।